नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा अवेन्यू का उद्घाटन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी किया अनावरण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। एक दिन पहले ही नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NMDC ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, नेताजी की यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 65 मीट्रिक टन वजनी है, जिसे ग्रेनाइट पत्थर से हाथों से तराशा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची यथार्थवादी अखंड हस्त निर्मित मूर्तियों में से एक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस्तीफा मेरी जेब में है, मोदी सरकार पर फिर बरसे राज्यपाल सत्यपाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय से मोदी सरकार के खिलाफ तकलीर रख रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने सार्वजनिक मंचों से सरकार की योजनाओं की आलोचना की। दोस्तों, आईना दिखाने का काम भी उन्होंने किया है। एक बार फिर उनकी तरफ से वही सख्ती देखी गई है। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र स्थित मुंडी बाकापुर गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सत्यपाल मलिक ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों के MSP की बात नहीं मानी तो किसान और सरकार के बीच बड़ी लड़ाई होगी और मैं उस लड़ाई में गवर्नरशिप से इस्तीफा देकर कूद पड़ूंगा। जब तक MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह भी दोहराया कि इस्तीफा उनकी जेब में है और अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंच रहा है, चोट पहुंच रही है, तो वे अपने पद से तुरंत हट जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनाली फोगोट हत्याकांड से जुड़ा कर्लीज क्लब ध्वस्त होगा। 2006 के फैसले पर NGT से नहीं मिली राहत, सुधीर सुखविंदर की रिमांड बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, हरियाणा की भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगोट हत्याकांड में सुर्खियों में आया गोवा का कर्लीज क्लब अब ध्वस्त किया जाएगा। दोस्तों, NGT ने क्लब के मालिकों द्वारा गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। इसी बीच दोस्तों, गोवा पुलिस ने अब पूरे क्लब को सील कर दिया। साथ ही हत्यारोपी PA सुधीर सागवान और सुखविंदर को 2 दिन की और पुलिस रिमांड पर ले लिया है। दोस्तों, गोवा के CM ने भी पुलिस पर भरोसा जताया है। कर्लीज क्लब को गिराने की कार्रवाई 15 दिन में पूरी करने के आदेश NGT की ओर से जारी हुए हैं। दोस्तों, बिजली और जल विभाग को दिए आदेश में NGT ने कर्लीज क्लब का बिजली पानी का कनेक्शन काटने को कहा है। साथ ही आबकारी विभाग के आयुक्त को कर्लीज क्लब को दिया गया बार का लाइसेंस कैंसिल करने को कहा है। अंजुमा पंचायत को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि NGT ने कहा है कि सभी विभाग 15 दिनों तक आदेशों की अनुपालना करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी आसिफ अली के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा, सोशल मीडिया ने तेज की बैन करने की मांग। जी हां दोस्तों, जारी एशिया कप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बुधवार को खेला गया मुकाबला पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मसलन दोस्तों, नसीम शाह के आखिरी 2 छक्के और मैच खत्म होने के बाद के नजारे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ओवर की 5वीं गेंद पर आसिफ अली के आउट होने के बाद उनके अफगानी लेफ्ट पेसर फरीद अहमद के साथ बर्ताव को भी क्रिकेट जगत बार बार देख रहा है। दोस्तों, फैंस हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिरकार अभी तक ICC का इस बर्ताव पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया है। यही वजह है कि आसिफ अली को लेकर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रशंसक इस पाकिस्तानी बल्लेबाज के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिजाब की तुलना सिखों के कड़े या कृपाण से करना गलत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हिजाब बैन मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हिजाब की तुलना सिखों के अनिवार्य केश, कड़ा, कृपाण जैसी चीजों से नहीं की जा सकती। 5 ककार सिखों के लिए अनिवार्य हैं। उन्हें भारत में संवैधानिक और कानूनी मान्यता है। कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब हिजाब समर्थक पक्ष के वकील बार बार सिखों की वेशभूषा का हवाला दे रहे थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच 15 मार्च को आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उस फैसले में हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन को सही ठहराया था। इस आधार पर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज हिजाब पहनने पर रोक को सही पाया गया था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैसे मैं उनकी नौकर हूं, नेताजी की प्रतिमा के अनावरण समारोह के आमंत्रण पर भड़की ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह आज दिल्ली में नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी क्योंकि आमंत्रित करने का तरीका सही नहीं था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बुधवार को एक नौकरशाह का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने आज शाम के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। ममता ने कोलकाता की एक रैली में कहा कि मुझे बुधवार को अवर सचिव का खत मिला था जिसमें कहा गया था कि पीएम शाम 7 बजे नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और 6 बजे आपको वहां होना चाहिए, जैसे कि मैं उनकी नौकर हूं। यह एक अंडर सेक्रेटरी एक मुख्यमंत्री को कैसे लिख सकता है? संस्कृति मंत्री इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शमी को टीम में मौका न देने से हारा भारत। कोच बोले आईपीएल में जिसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, आप उसे बाहर कैसे रख सकते हैं? जी हां दोस्तों, एशिया कप 2022 में टीम इंडिया फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। भारत को पहले पाकिस्तान ने, उसके बाद श्रीलंका ने मात दे दी। पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की सबसे कमजोर कड़ी उनकी गेंदबाजी रही। दोस्तों टीम के पास केवल 3 गेंदबाज थे। वहीं जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बावजूद मोहम्मद शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया। इस फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का भी मानना है कि एशिया कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए उनके शिष्य को नजरअंदाज करना भारतीय टीम को भारी पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन की महारानी की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हालत नाजुक बताई जा रही है। बकिंघम पैलेस ने कहा है कि महारानी फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में है क्योंकि डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। दोस्तों महारानी ने अपनी प्री काउंसिल की बैठक रद्द कर दी और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को मंगलवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ट्रस 96 वर्षीय महारानी से मिलने के लिए स्कॉटलैंड के एंटी बर्नरशायर में उनके बोलोनरल कैंसल स्थित आवास पहुंची थी। दोस्तों पैलेस का कहना है कि महारानी बालमोरल में है और उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स और पोते प्रिंस विलियम वहां से रवाना हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने बेंगलुरु में बाढ़ से तबाही को बताई छोटी बात, कहा सरकार को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बाढ़ से भारी तबाही मची है। आज भी लोग इससे परेशान हैं, लेकिन बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे एक छोटी बात मानते हुए कहा है कि बेवजह बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु का महज 5% हिस्सा ही बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका मकसद बेंगलुरु को बदनाम करने का है। प्रयास हमारे मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का है जो लगातार काम कर रहे हैं। जबकि दोस्तों बाढ़ की वजह से कई अपार्टमेंट्स और दूसरी बिल्डिंग्स में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। 25 साल की एक युवती की करंट लगने से मौत हो गई है, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य तबाही फैलाने वाले बाढ़ को एक छोटी बात मान रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी ले सकती है सरकार। कंपनी ने 10 रुपए के भाव पर हिस्सेदारी लेने का दिया ऑफर, कर्ज चुकाने के लिए उठाया कदम। जी हां दोस्तों, सरकार कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर का भाव 10 रुपए पर स्थिर हो जाने पर सरकार इस कंपनी में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। एक आधिकारिक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है। पीटीआई के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि बाजार नियामक सेबी के मानकों के मुताबिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण समान मूल्य पर ही होना चाहिए। वीआईएल के शेयर का भाव 10 रुपए के करीब स्थिर होने के बाद दूरसंचार विभाग हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी देगा। दोस्तों वीआईएल पर सरकार को ब्याज के तौर पर करीब 16,000 करोड़ रुपए देने हैं। इसके निवेशक मंडल ने इस देनदारी के एवज में सरकार को 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश नहीं। जी हां दोस्तों, उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना नहीं है। दोस्तों शीर्ष सरकारी सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि उज्बेकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं है। सूत्रों ने दावा किया है कि इस बाबत पाकिस्तान की तरफ से भारत के पास अब तक निवेदन भी नहीं आया है। हालांकि दोनों के बीच किसी शिष्टाचार मुलाकात की संभावना है, जिसे पुल असाइड मुलाकात भी कहते हैं, पर सूत्रों का कहना है कि ये उन दोनों नेताओं के अपने रुख और इस बात पर निर्भर करेगा कि सभी नेता एक छत के नीचे कहां बैठते हैं या ऐसा कोई मौका बनता भी है या नहीं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल के नए फोन और वॉच हुए लॉन्च। कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज के 4 मॉडल पेश किए। इनकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया में क्यूपिनो में बुधवार को आईफोन 14 सीरीज लॉन्च कर दी गई। एप्पल ने इस बार आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स पेश किए। भारत में आईफोन 14 सीरीज के लिए प्री ऑर्डर 9 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होंगे। दोस्तों आईफोन 14 प्लस को छोड़कर सभी 16 सितंबर से उपलब्ध होंगे। 14 प्लस 9 अक्टूबर से मिलेगा। दोस्तों आईफोन 14 को 128, 256, 512 GB स्टोरेज में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 89,900 रुपए है, जबकि इसके हायर वेरिएंट की कीमत 1,19,000 रुपए है। जबकि दोस्तों बात करें प्रो मैक्स की, जो कि एप्पल का सबसे बड़ा फोन आता है, तो इसकी शुरुआती कीमत 1,39,000 रुपए है, जबकि इसके हायर वर्जन की कीमत 1,90,000 रुपए है।